भारत को संघात्मक से एकात्मक बनाने की शक्ति है। दोबारा से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। आपातकाल वो कंडीशन है, वो तरीका है जिसमें भारत को संघात्मक से, संघात्मक मतलब फेडरल स्ट्रक्चर से एकात्मक स्ट्रक्चर में लाने की क्षमता है। संघात्मक का मतलब क्या हुआ बच्चों? फेडरल। एकात्मक का मतलब क्या हुआ? यूनिटरी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हम सब करके बताइए मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, अब बोले सर मुझको ये समझा दो कि संघात्मक का मतलब क्या होता है, तब तो मैं समझ जाऊंगा कि आप जो समझा रहे हो वो सही है। भाई संघात्मक का मतलब होता है कि हमारा पूरा देश अपने राज्यों के माध्यम से अपना शासन चलाए। मतलब जब हम एक सामान्य परिस्थिति की बात करते हैं, जिस परिस्थिति में सभी राज्य अपना अपना शासन चला रहे हैं और संयुक्त रूप से वो भारत कहलाते हैं, तो वो है फेडरल होना, यानी कि संघात्मक होना। सर एकात्मक का क्या मतलब है? एकात्मक का मतलब है कि इनमें से किसी भी राज्य का अस्तित्व ना बचे। बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखा रहा हूं। यदि कोई ये बात समझ गया तो कितने ही संघात्मक और एकात्मक लक्षणों को चुटकी में उड़ा दोगे। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं। एकात्मक होने का मतलब हुआ इनमें से किसी भी राज्य का अस्तित्व ना रहे। राज्य का अस्तित्व रहने का मतलब ये नहीं है बॉर्डर मिटा दोगे, नहीं। राज्य का अस्तित्व रहने का मतलब ये नहीं है भाषा बदल दोगे, बिल्कुल नहीं। तो क्या है? वहां की शासन प्रणाली को आप अपने अधीन ले लोगे। वहां की शासन प्रणाली को आप अपने हाथ में ले लोगे। ये है एकात्मक होना। ले कौन लेगा? केंद्र सरकार अपने हाथ में ले लेगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या आप लोग मेरी बात समझ पाए? हम सब करके बताइए। अब एक बड़ा सवाल बनता है और जो जेन्युइन है, जब मैं खुद भी पढ़ा करता था तो मेरे दिमाग में भी एक बड़ा सवाल आता था, और वो क्या था? सर एक बात बताओ, कल को मान लो आपने कहा कि एकात्मक करना है, कल को मान लो कि जो आपका वेस्ट बंगाल है या केरला है ये मना कर देते हैं। किस चीज से मना कर देते हैं? कि हमको एकात्मक नहीं होना। तब क्या बिगाड़ लोगे? कोई भी राज्य, चलो पंजाब ने कह दिया कि हम तो अपना अलग से राज्य बनाएंगे, पंजाबियों का पंजाबिस्तान बनाएंगे, है ऐसे मतलब कुछ भी अलग राज्य की मांग कर ली सर, तो फिर आपके पास है क्या? आपने कहा मेरे पास क्या है? तुम्हारे पास क्या? बोले मेरे पास माँ है। बोले नहीं, आप बताइए। आपने कहा मेरे पास आर्टिकल है। अरे नहीं भाई, उस आर्टिकल में कुछ ताकत नहीं है। जब देश बना था ना, तो देश के बनते समय केंद्र ने बड़ी समझदारी से 3 प्रमुख चीजें अपने पास रख ली थी। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, आप खूब खूब पढ़ लोगे तब जाकर के ये बात कंक्रीट निकल के आएंगी जो मैं सिखा रहा हूं। 3 बड़ी चीजें केंद्र ने अपने पास रख ली थी। पता है कौन कौन सी? 3 बड़ी चीजों में सबसे पहली रखी थी डिफेंस, जिसे हम रक्षा कहते हैं। दूसरी रखी थी संचार, जिसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। और तीसरी रखी थी विदेश सेवा, यानी विदेशी संबंध। ये 3 प्रमुख वो चीजें थी जिन्हें केंद्र ने अपने कब्जे में रख लिया था। कहने का मतलब ये है कि सब कुछ दे दो, अगर ये 3 चीजें भी केंद्र के पास रह गई तो पूरे देश को एक साथ चलाया जा सकता है। आप पूछेंगे सर ये कैसे संभव है? डिफेंस की वजह से कैसे संभव है? क्यों भाई, भारत के बारे में सुना नहीं आपने? भारत की पैदल सेना दुनिया की सबसे बड़ी पैदल सेना है। सर सुन लिया, लगभग 16 लाख सैनिक हैं। इतने तो पुलिस कर्मचारी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, सारा कम्युनिकेशन, जब आप एक दूसरे को खत और खतीबे भेजते थे, खरीदे भेजते थे, वो सारा सिस्टम केंद्र का होता है। आपके यहाँ पर कोई भी राज्य का अपना टेलीफोन कनेक्शन नहीं है, किसी भी राज्य की अपनी लैंडलाइन, लीज लाइन कुछ नहीं है, ये सब केंद्र शासन का है। तीसरी चीज, किसी देश से कौन सी मदद मांगनी है, अगर आपके देश में अस्थिरता आती है तो आप किसी देश से संबंध बना करके वहां से अपने लिए आप सहायता मांग सकते हैं। ये विदेशी कंसेप्ट जो आपके सामने आया, ये भी केंद्र का ही फैक्टर है। एक बार थम्स अप करके बताइए, पता चला कुछ नई बात पता चली? पता चल गई ना? ये फैक्टर है मेरे प्यारे साथियों जो केंद्र के पास होता है। अब फिर आप एक सवाल पूछेंगे, सर फिर एक बात बताओ, मान लो कि ये बात आपकी कतई सही है कि अगर ऐसा हो गया
तो फिर संघात्मक और एकात्मक का मतलब क्या निकला? मैंने कहा भाई क्या बात बात पे फौज बुलाओगे? बात बात पे फौज बुलाओगे तो कहीं फौज को ये नहीं लग जाएगा कि इन नेताओं से कुछ नहीं होता जाता, चलो राष्ट्रपति शासन हटाओ और सेना का शासन ही ले आओ? क्या कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये तख्ता पलट ही कर दे? बोलिए क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे पाकिस्तान में होता है भाई, अगर सेना से ही आपको शासन चलवाना है तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि सेना कहे कि इन नेताओं से कुछ नहीं होता जाता, हटाओ इनको। सेना से ही जब ये शासन चलवाते हैं तो भाई मतलब क्या हुआ? ये भस्मासुर वाली कहानी है। बोले शिव जी ने भस्मासुर से कहा था कि जाओ मेरे लिए भस्म लेके आओ, भस्मासुर ने शिव जी के ऊपर ही ट्रायल मार लिया। फिर तो यही वाली बात हो गई, संसद ने अगर रक्षा बलों को अपने लिए काम में ले लिया तो भाई ऐसा ना हो कि यही रक्षा बल वो बैठ जाए, बोले तुम हटो संसद से, तुमसे कुछ नहीं होगा सफेद कपड़े वालों। इतनी बात समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब भैया ये निकला कि ये जो भी चीजें आप लोग जान रहे हैं इनके सबके प्रो एंड कॉन्स हैं। अनुपमा कुमारी पूछ रही है इस क्लास को शेयर करने का ऑप्शन नहीं होता है क्या? हाँ शायद नहीं होता है, तो मुझे भी नहीं पता है। मतलब समझ में आ गया बच्चों? तो भाई अब एक चीज निकल के आती है। अब एक विद्यार्थी कह रहे हैं कमेंट ऑफ करो। बेटा कमेंट खूब कर लो, आज कमेंट सेक्शन खराब नहीं होगा, खूब ट्रायल मार लो। आज हमने इस कमेंट सेक्शन को सही करा दिया है बिल्कुल। अब ये बिल्कुल हैंग नहीं होगा कमेंट सेक्शन। आपको जितना कमेंट करना है करिए, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी बैक एंड पे टीम लगी हुई है। आपका एक भी कमेंट जो है, ये जरूर है कि वो ऊपर नीचे निकल, मतलब कमेंट मुझे दिखाई ना दे इतना तेज तेज आए, लेकिन अब अटकेगा नहीं। ठीक है? मतलब भाई अनअकैडमी लगी हुई है, अपनी बातें सुनी जाती हैं, आपका पूरा परिवार जो है उन सबकी वहां सुनवाई होती है। मैंने आपकी तरफ से जब बातें कही तो उन्होंने माना और मान करके इस काम को प्रॉपर तरीके से किया गया है। ठीक है? और मतलब मुझे कल ही अपडेट कर दिया गया था कि कह दीजिएगा अपने बच्चों से कि वो कितना भी चाहे कमेंट करें, कमेंट सेक्शन जो है वो गायब नहीं। ठीक है बेटा? चलिए, तो उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब क्या निकला? अब क्या हुआ कि जो 352 और 300, अब तो फिर सवाल बनता है। तो बोले चलो सर आपकी बात मान ली, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेना है वो दिखाने के लिए है, मतलब डराने के लिए है। बिल्कुल, इसीलिए आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि सेना को एकदम लास्ट में बुलाया जाता है। सेना जो आती है उसे एकदम लास्ट में बुलाया जाता है, कभी भी शुरुआत में सेना को नहीं बुलाया जाता। अल्टीमेट रिसोर्स के रूप में क्या काम में ली जाती है? सेना काम में ली जाती है। इतनी बात समझ में आई? फिर सवाल बनता है, बोले सर एक बात बताओ, अगर 352 के तहत ये आपने कहा वो लगता है आपातकाल लगता है, तो आपातकाल हम लगाते क्यों हैं? क्या इस बात से कि देखो ये राज्य हमसे दूर भाग रहा है? तो भाई एक बात बताओ कि सर अगर ऐसी ही स्थिति चली तो अगर कल को हम जो न्यूज देखते रहते हैं पूरे टाइम कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरे टाइम जो है वो आंखें दिखाती रहती है केंद्र को, और केंद्र जो है वो पूरे टाइम किसी और राज्य को आंख दिखा रहा होता है विरुद्ध, यानी केंद्र सरकार के किसी आदेश के विरुद्ध रेजोल्यूशन पास किया। पश्चिम बंगाल ने कह दिया कि केंद्र की टीमें हमारे राज्य में नहीं आएंगी, पश्चिम बंगाल ने कह दिया कि सीबीआई अंदर नहीं आएगी, तो क्या सर ऐसा संभव है कि इमरजेंसी लग जाए? आंसर देता हूं मेरे प्यारे साथियों, ये संभव था। कब संभव था? 78 से पहले, 1978 से पहले मेरे प्यारे साथियों यह चीज संभव थी कि इसकी वजह से ये काम हो जाता। क्यों भाई ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे साथियों 44वें संविधान संशोधन के तहत ये बात संविधान में इंसर्ट कर दी गई कि आंतरिक अशांति के नाम पर, ध्यान से समझना, आंतरिक अशांति के नाम पर आप लोग आपातकाल नहीं लगा सकते। आंतरिक अशांति के आधार पर आप आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल नहीं लगा सकते। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हम सब करिए जल्दी से। इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा, तो फिर क्या हुआ सर 1978 में कि ये निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा? आइए तो अब बताते हैं आपको मेरे प्यारे साथियों। अब तक भारत में 3 बार आपातकाल लगा। कितनी बार लगा बेटा? 3 बार। अच्छा, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि हमने आपातकाल के जो प्रोविजन है हमारे संविधान में, ये जर्मनी से हायर किए हैं, है ना बेटा? जर्मनी से लिए हैं हमने, जर्मनी की, तो मतलब जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कॉपी मारा है, जिसकी वजह से ये हुआ। अब ध्यान से देखना बेटा, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, ये फैक्ट याद करना पड़ेगा। नंबर 1, मैं तिथि लिख करके लाया हूं ताकि गलती मुझसे भी ना हो। 3 दिसंबर 1971 नंबर 1। नंबर 2, 26 जून, रुकिए, 3 दिसंबर हो गया। 3 बार हमारे यहां पर आपातकाल लगा है, नहीं 3 बार आपातकाल, बिल्कुल हाँ।
रुकिए रुकिए रुकिए, ये तीसरा आपातकाल था। हाँ, पहला लगा मेरे प्यारे साथियों 26 अक्टूबर 1962। ये एक्चुअली क्या है कि तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट रखनी है, इसलिए मैं इनको एकदम गलती से बिना बिना गलती के लिखना चाह रहा हूं। 10 जनवरी 1968 को जाकर के ये हटा। कौन सा वाला? 26 अक्टूबर से जो चला था वो 10 जनवरी 1968 को हटा। दूसरा वाला जो लगा वो कब लगा? 3 दिसंबर जो है, ये सेकंड टाइम वाला था। पहला वाला ये लगा 1962 में, दूसरा वाला 3 दिसंबर 1971 को लगा, और तीसरा वाला, इसके बारे में एक सवाल बताऊंगा मैं आपको, आप हंसेंगे, 25 जून 1975 को। अब भाई इस बात को ध्यान से समझना जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं। आइए देखते हैं भाई क्या हुआ। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, पहले आप उसे समझें तब जाकर के आनंद लें इस बात का। क्या हुआ बच्चों? ये जो तारीख दिख रही है ना आपको, कौन सी वाली? 25 जून 1975। अब की बार आरएएस का पेपर हुआ था। अब की बार जो आरएएस का पेपर हुआ था, ये तो 1971 हो गया, 3 दिसंबर 1971 हो गया एक तो, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, हाँ, अब ध्यान से समझना बच्चों, इस बार आरएएस का पेपर हुआ था। उस आरएएस के पेपर में, बिल्कुल बता रहा हूं बेटा, कब कब लगा? 62 में लगा, 71 में लगा और 75 में लगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमारे जो स्टूडेंट है ना, वो केवल 3 चीजें ही याद रखते हैं, 62, 71 और 75। केवल इनसे ही सवाल बन जाएगा, इन्हीं के आधार पर जो है आपातकाल लगा हुआ है, इसे क्लियर कर लेंगे। अच्छा, लेकिन पता है इस बार हमारे राजस्थान में पेपर हुआ था, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का 2018 का। उसके प्रीलिम्स में सवाल क्या पूछा गया उसे समझना। सवाल पूछा गया कि बताइए ये जो तीसरा आपातकाल लगा था, ये कौन सी तारीख को लगा था? 25 जून को लगा था कि 26 जून को लगा था? 1975 को लगा था, 1975 को लगा था। ऐसे ही 2 ऑप्शन और थे, 1971 के थे शायद। अब आप बताइए, मतलब ये जो स्टेट वाले एग्जाम वाले होते हैं ना भाई साहब, ये क्वेश्चन के अंदर इतना अंदर तक उतर जाते हैं, है ना। अपन लोग क्या करते हैं सामान्यतया कि बस ये याद कर लेते हैं 62 हो गया, 71 हो गया, 75 हो गया, लेकिन भाई साहब इतना गहराई तक जाके सवाल पूछा गया है। ठीक है बेटा, उम्मीद है आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर 3 राष्ट्रपति के नाम दे रहा हूँ। तीनों राष्ट्रपति के नाम आप याद कर लेना बेटा, है ना। एक का नाम है मेरे प्यारे साथियों राधा स्वामी, राधा स्वामी, एस राधा स्वामी था, है ना। दूसरे थे मेरे प्यारे साथियों वीवी गिरी, वीवी गिरी, इनके नाम याद करने पड़ेंगे। और तीसरे थे मेरे प्यारे साथियों फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, अली अहमद। सवाल बन रहा है। और चौथे थे राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। ये बना दिया मैंने ABCD। ध्यान से सुनना बेटा, राधा स्वामी है कि राधा कृष्ण है यार? राधा कृष्ण है, सॉरी, है ना, एस राधा कृष्ण, ठीक है। राधा स्वामी। हाँ भाई, सवाल पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से 1962, 71 और 75। सवाल बड़ा सिंपल सा है, आप बताएं 1962 में कौन राष्ट्रपति था? सवाल बड़ा आसान सा है, ध्यान से बताएं 1962 में राष्ट्रपति कौन था? भैया इन पर बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। ये राजेंद्र प्रसाद मैंने चला के डाला, मुझे मालूम था कि लोग फंसेंगे, फंस गए। यही थे सर, शुरुआत वाले जो लिखे हुए हैं ना, यही थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों, मुझे मालूम था ना, क्योंकि यही फंसने की उम्मीद थी मुझे कि यही फंसोगे। अगला सवाल, 1971 के समय कौन था? 1971 के समय राष्ट्रपति कौन था? अब तो कॉमन सेंस लगा लेंगे हम बेटा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, इन सवालों को मैं क्यों पूछ रहा हूं। पेपर ना, आपके पेपरों में जो SSC के एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम हो, स्टेट PCS के एग्जाम हो, उनमें यही सवाल पसंदीदा है। मतलब उन लोगों को लगता है कि बच्चों को ये नहीं पता है ना, तो फिर से बकवास है। आपको मतलब इन सवालों को याद करना ही पड़ेगा। अच्छा तीसरी चीज बताइए बेटा, तीसरी चीज पूछ रहा हूं मैं, ये तीसरा 1975 बोल रहा हूं, सॉरी, 1975 में जब आपातकाल लगा तब कौन था? अब तो ये कॉमन सेंस से सबका सही हो जाना चाहिए। एक विद्यार्थी देख लीजिए, शिवम लिख भी रहे हैं कि आया था ये CHSL में पेपर में। बेटा ये सवाल आते हैं। एक तो मैंने डेट याद करा दी आप लोगों को, दूसरा मैंने आपको ये बता दिया राष्ट्रपति कौन कौन से। ठीक है बेटा, चलिए बहुत अच्छी बात है। अखिलेश कुमार के तीनों सही हो गए। सुधीर जी काफी देर से नसबंदी पर अटके हुए हैं। सुधीर जी कोई पुरानी याद तो याद ताजा नहीं हो गई? पता चला हो घर वालों ने कि यार करवाए तो थे लेकिन पता नहीं क्या हो गया। बहुत देर से नसबंदी पर अटके हुए हो भाई। ऐसा तो कोई नहीं कह रहा है कि भाई फेल मार गई थी। बहुत देर से नसबंदी पर अटके हुए हैं, मतलब उनके हिसाब से लग रहा है कि नसबंदी कारण था। हाँ भाई, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। जो फर्स्ट टाइम लगा था, अब ध्यान से सुनना क्या क्या बता रहा हूं। जब फर्स्ट टाइम आपातकाल लगा था तब चीन ने अटैक किया था, चीन ने आक्रमण किया था। 1971 के समय पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, युद्ध हुआ था। दोनों में अंतर देखना भाई। 1975 में जब हुआ था तब आंतरिक अशांति थी। क्या थी? आंतरिक अशांति। ये 3 कारण थे। अब ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। हाँ भाई, चीन ने आक्रमण किया, यहां युद्ध हुआ और यहां अशांति, आंतरिक अशांति थी। अब सवाल को ध्यान से समझें। आपसे पूछा जा रहा है आक्रमण और युद्ध में क्या अंतर है? आक्रमण का मतलब है कोई हम पर अटैक करे, युद्ध का मतलब है कि हम अपनी मर्जी से शामिल हो। दोनों में अंतर है बेटा। क्या हुआ? चीन ने आक्रमण किया, युद्ध हुआ। और तीसरा जो 75 में लगा था ना, ये आंतरिक अशांति थी।
इस आंतरिक अशांति को देख करके मेरे प्यारे बच्चों, इस आंतरिक अशांति को देख करके 44वां शांत समझौता किया गया, संशोधन किया गया 1978 में, और यह कहा गया कि आंतरिक अशांति के आधार पर कभी भी आपातकाल नहीं लगाया जाएगा। ध्यान से सुन लीजिएगा क्या कह रहा हूं मैं। आंतरिक अशांति के आधार पर कभी भी आपातकाल नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि इस समय ऐसा हुआ था कि इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और उन्होंने जितने भी अपोजिशन के लीडर्स जो कि उनके मुखर खिलाफ होकर बोल सकते थे, उन्होंने जेल में डलवा दिया था। ऐसी स्थिति में जैसे ही सरकार परिवर्तित हुई, 44वां संविधान संशोधन हुआ, और संविधान संशोधन होते ही मेरे प्यारे साथियों 1978 के अंदर यह मान लिया गया कि तीसरा जो कारण है वो आंतरिक अशांति ना मान करके सशस्त्र विद्रोह माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सशस्त्र विद्रोह। अब ये क्या होता है? आर्म्ड रिबेलिशन। मतलब क्या हुआ कि कहीं अगर मान लीजिए कि भारत की सेना ही भारत के खिलाफ खड़ी हो जाए, तो भारत की सेना ये कह दे कि बगावत कर रहे हैं, तो उस समय जो आपातकाल बुलाया जाएगा वो आपातकाल आपका 352 के तहत बुलाया जाएगा। तो ये 3 कंडीशंस आप लोगों को यहाँ पर पता होनी बहुत जरूरी है। अब विद्यार्थियों के दिमाग में एक बात बनती है। क्या बात बनती है? सर एक बात बताओ, मान लो एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि आपातकाल लग गया, लेकिन सर उससे फर्क क्या पड़ता है? आपातकाल से ऐसा क्या हो जाता है? आप कह रहे हो आपातकाल लग गया, आपातकाल लग गया, फर्क क्या पड़ गया आपातकाल लगने से? अभी बताते हैं मेरे प्यारे साथियों, आपातकाल का मतलब क्या होता है। ध्यान से समझना साहब। पहली बात तो ये है कि जितनी भी राज्य की कार्यपालिका है, ध्यान से समझना, एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ एनी स्टेट। अब बोले एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होती है? सर एग्जीक्यूटिव बॉडी, मैं अपने राजस्थान का उदाहरण लेता हूं, तो राजस्थान में जितने भी अधिकारी वर्ग के लोग हैं, ये सारे के सारे केंद्र के अधीन चले जाते हैं। रंजीत पूछ रहे हैं लॉकडाउन में, अभी रंजीत आप अंत में पूछना, अभी पहले इसको समझ लो फिर पूछना, क्योंकि कुछ विद्यार्थी मुझसे अक्सर ये सवाल कमेंट में भी पूछते रहते हैं कि सर आपातकाल में वर्सेस लॉकडाउन में क्या अंतर है। कई लोग पूछते हैं महाकर्फ्यू में क्या अंतर है। महाकर्फ्यू, आज ये सारी चीजें कर्फ्यू क्लियर हो जाएंगी आपकी, ठीक है बेटा? आपको सवाल मैंने ले लिया है, ध्यान से सुनना, मुझे तो केवल आपातकाल समझाना है, फिर आपके सामने लॉकडाउन तो खुद के सामने ही है, आप लोग उन चीजों को देखते रहना। पहला सवाल, हाँ भाई ध्यान से थम्स अप करते चलना, चीजें समझ में आ रही हो तो। पहला पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। आपातकाल के समय पर सारी कार्यपालिका, अब कार्यपालिका का मतलब क्या हुआ? एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव का मतलब जो भी आपके कार्य कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो यहाँ का सचिव हो, कोई भी हो, वो सीधा केंद्र के अधीन कार्य करने लगता है, राज्य के अधीन कार्य करना बंद हो जाता है। सवाल बना, क्या लॉकडाउन में ऐसा हुआ? आंसर दीजिए। आपसे सवाल यस और नो में पूछ रहा हूं कि बताइए क्या लॉकडाउन में ऐसा हुआ कि आपका कलेक्टर आपके मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रहा है और केंद्र के आदेश पर काम कर रहा है? सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लोड मत लो, एक एक चीज को मैं रखूंगा आपके सामने, क्योंकि मुझे मालूम है विद्यार्थी कहां कंफ्यूज है और कैसे उसको बरगलाया जा सकता है। ठीक बात है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने आंसर दे दिया कि नहीं सर ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे यहां पर जो भी कार्य हो रहा है वो कार्य राज्य की मदद से हो रहा है, यानी कि राज्य जो है वो क्या कर रहा है, अपने यहां पर लगातार सचिव को, कलेक्टर को बुला बुला करके समझा रहा है कि तुम ऐसे काम करो, तुम ऐसे काम करो। नंबर दूसरा पॉइंट बनता है, क्या यहां पर ऐसा हुआ क्या कि यहां पर कोई भी विधायी शक्ति, अब ये विधायी शक्ति क्या होती है? विधायी शक्ति का मतलब हुआ लेजिस्लेटिव पावर, जो कि कौन लेती है? विधानसभा लेती है। विधानसभा वाली जो पावर है, ये सारी की सारी पावर स्थापित होकर कहां चली जाती हैं? केंद्र के पास। मतलब राज्य के संबंध में जो भी कानून बनाने की बातें हैं, क्या वो बातें, आपातकाल में क्या होता है, कानून बनाने संबंधी जो भी अधिकार है राज्य सूची के विषय पर, वो कहां चले जाते हैं? केंद्र के पास। कब होता है ये? आपातकाल में होता है। जल्दी से बताइए, क्या लॉकडाउन में ऐसा होता है? यस और नो में आंसर दीजिएगा जल्दी से, कि आपके राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो कोई निर्णय ही नहीं कर पा रहा, केंद्र ही नियम बना बना के भेज रही है। क्या ऐसा हुआ? क्या आपके यहां पर किसी राज्य ने सहायता कोष जारी किया तो क्या उसे केंद्र से पूछना पड़ा या खुद से जारी कर दिया? खुद से जारी कर दिया। अजीत बताएंगे बेटा, वित्तीय आपातकाल भी समझाएंगे, पहले सिस्टम से चलने दो ना एक बार। समझ में आ गया? कहने का मतलब क्या हुआ कि लॉकडाउन में ऐसा भी नहीं होता। तीसरी स्थिति पूछ रहा हूं, एक बात बताइए कि आपको मालूम होना चाहिए, पता नहीं कितने लोगों को यह बात पता है साथियों, एक होता है वित्त आयोग, सुना है आपने? फाइनेंस कमीशन, जल्दी से बताइए थम्स अप करके। फाइनेंस कमीशन होता है जिसकी स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत की गई है। वर्तमान में जो फाइनेंस कमीशन चल रहा है वो 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है। 15वां जो फाइनेंस कमीशन है ये एन के सिंह की अध्यक्षता वाला है। इसकी स्थापना 2017 में हुई थी, 5 साल के लिए बनाया गया है, 2022 तक ये अपनी रिकमेंडेशन देगा, अगले 5 साल के लिए। नाम सुना हुआ है? थम्स अप करिए। अच्छा, अब आपको इसका काम भी बता देता हूं, ये करता क्या है मेरे प्यारे साथियों। जो वित्त आयोग होता है, ये वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच में, केंद्र के और राज्य के बीच में पैसों का बंटवारा करता है। राज्य के बीच में पैसों का बंटवारा, बीच में पैसों का बंटवारा। अब आप पूछेंगे सर एक बात बताओ, आपने तो अभी कहा था कि भाई साहब जो पूरा की पूरा पैसा है वो राज्य खुद उगा सकते हैं। भाई ध्यान से समझना, ऐसा नहीं है बेटा। क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूं। सेंटर और स्टेट के बीच में रेवेन्यू का बंटवारा होता है। कैसे होता है बेटा? अब मैं वो बताता हूं। आपको मालूम है, मैंने कल ही आप लोगों को सीबीडीटी पढ़ाया था सुबह वाली क्लास में, अपन मॉर्निंग में पढ़ रहे थे, याद है? जिसमें मैंने आपसे ये कहा था, सीबीडीटी के अनुसार मैंने ये कहा था कि जो इनकम टैक्स होता है वो प्रत्यक्ष कर होता है। हम सब करना याद आ जाए तो, है ना? मैंने कहा था जो इनकम टैक्स होता है वो तो प्रत्यक्ष कर होता है।
वैट जो होता है वो अप्रत्यक्ष कर होता है, याद आया? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं, जो प्रत्यक्ष कर है ना, ये इनकम टैक्स, ये कौन लगाता है? ये केंद्र लगाता है। कौन लगाता है? केंद्र। अच्छा एक बात बताओ, मैं इतना सारा इनकम टैक्स दे रहा हूं, रहता मैं राजस्थान में हूं, तो मुझसे केंद्र पैसे क्यों लेके जा रहा है? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? कहने का मतलब क्या हुआ, मैं रहता राजस्थान में हूं, मेरे ऊपर इनकम टैक्स लगा, टैक्स का जो भी पैसा हुआ वो केंद्र लेके चला गया, राज्य को तो कुछ मिला ही नहीं। ऐसे ही बहुत सारे कर ऐसे हैं जो केंद्र लगाता है और वो अपने साथ लेके चला जाता है। ऐसे ही बहुत सारे कर ऐसे हैं जिन्हें केंद्र राज्य के माध्यम से उगवाता है, लेकिन लेके खुद के पास चला जाता है। आप पूछेंगे सर राज्य देने से मना कर दे तो फिर यही वाली बात हो गई, अगर राज्य देने से मना कर देगा तो केंद्र कहेगा कल को आपके यहाँ कोई दंगा होने तो हम बचाने नहीं आएंगे, हम अपने यहाँ से ट्रेन आपके यहाँ नहीं जाने देंगे, ट्रेन वगैरह जाना हमारा काम है, हम आपके राज्य में नेशनल हाईवे नहीं बनवाएंगे, हम आपके यहाँ पर कोई भी विदेशी जो निवेश है वो नहीं आने देंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? केंद्र के हाथ में हथियार क्या क्या है? कल को मान लो कि राज्य मतलब राजस्थान ये कह दे कि भाई हमारे यहाँ से इनकम टैक्स आपके पास नहीं जाएगा, तो केंद्र पलट के क्या कहेगा? बोले ठीक है मत जाने दो, आपके राजस्थान में जितना भी रिसर्जेंट राजस्थान के तहत आप पैसा मंगाते हो ना राजस्थान में, हम आपके यहाँ पर किसी भी कंपनी को आने ही नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि विदेशी संबंध तो हमारे पास है। आपके यहाँ पर जितना भी नेशनल हाईवे बना हुआ है, इस नेशनल हाईवे पे हम व्हीकल चलने ही नहीं देंगे, क्योंकि ये तो हमारा बनाया हुआ है। आपके राजस्थान में से जितनी भी ट्रेनें जाती हैं, जितना भी टूरिज्म आता है, वो तो हमारा है, हम जाने ही नहीं देंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? कहने का मतलब इतना सा हुआ मेरे प्यारे साथियों कि यदि राज्य और केंद्र के बीच ठन जाए तो केंद्र उन चीजों को रोक सकता है। इस स्थिति में राज्य भी चुपचाप जो कर केंद्र लगाता है उसे दे देता है। लेकिन अब इतने सारे राज्यों का जो धन इकट्ठा हुआ केंद्र के पास, उस कर का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच वापस किया जाता है। किस राज्य को कितना पैसा मिलना चाहिए, किस राज्य को ज्यादा सहायता मिलनी चाहिए, इन सब के बारे में केंद्र सरकार को जो सलाह देता है उसका नाम फाइनेंस कमीशन होता है। अब सब करो, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? उसका नाम क्या होता है? फाइनेंस कमीशन होता है, जो ये बताता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में करों का बंटवारा कैसे हो। यदि ये बात समझ में आ गई तो इसका मतलब ये हुआ। अब मैं आपको बताता हूं आपातकाल में क्या होता है। आपातकाल में ये होता है मेरे प्यारे साथियों कि जो राजस्व वितरण यानी कि जो आपके टैक्सेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, ये रोक दिया जाता है, ये रोक दिया जाता है। क्या बताइए, आपके लॉकडाउन के समय ऐसा हुआ क्या कि राज्य की तरफ जो आने वाली मुद्राएं थी वो केंद्र ने रोक दी क्या? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया बात, इसका मतलब रोक दिया गया। अच्छा तो भाई मैं आपसे इन तीन पॉइंट के आधार पर इतनी सी बात पूछ रहा हूं कि क्या मेरे प्यारे साथियों कि लॉकडाउन और इमरजेंसी एक ही चीज है क्या? जल्दी से एक बार थम्स अप करके बता दो यस और नो पे कि क्या लॉकडाउन और नेशनल इमरजेंसी एक ही चीज है क्या? जल्दी से बताना भाई कमेंट के अंदर। क्या आपको क्लियर हो गया? थम्स अप करके बता दो बेटा, क्लियर हो गया ये बात? ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। लॉकडाउन हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। अरे सरल समय से समझ में आ गया हो तो कुछ बता दो भाई सरल तरीके से। ठीक बात है। अब इसके अलावा दो बातें और हैं जो आपको पता चलनी चाहिए, जिसके अंदर इमरजेंसी के बारे में बात बताई जाती है। क्या आती है वो बातें, वो भी समझना बेटा। आर्टिकल 352 के तहत कहा गया है, अब इस मुद्दे को समझना बच्चों, आर्टिकल 352 में कहा गया है कि जैसे ही तीन आधारों पर, कौन कौन सा? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इन तीन के आधार पर यदि आपातकाल की घोषणा की गई तो आर्टिकल 358, आर्टिकल 359 वर्क इन फोर्स हो जाएंगे, यानी कि इन्हें कार्य करना प्रारंभ करना होगा। आर्टिकल 358 तो तुरंत अप्लाई हो जाएगा, तुरंत अप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अब ध्यान से सुनिए, आर्टिकल 358 कहता है कि जैसे ही आपातकाल लगेगा, आपातकाल कितने कंडीशन पर लगता है? तीन कंडीशन पर। कौन कौन सी कंडीशन? नंबर एक कंडीशन बता रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, युद्ध एंड बाह्य आक्रमण, युद्ध एवं बाह्य आक्रमण, और दूसरा है सशस्त्र विद्रोह। मतलब तीन है ना, ये तीन कारण बताए मैंने आपको, 1, 2 और 3, ध्यान से समझना। तो कहते हैं 352 के तहत जैसे ही आपातकाल की घोषणा होगी 358 ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। ऑन होते ही इनमें से अगर ये वाली कंडीशन वैलिड हुई, ध्यान से समझना, अगर ये वाली कंडीशन वैलिड हुई तो आर्टिकल 19 अपने आप रुक जाएगा। हम सब करके बताओ बात समझ में आई क्या? मतलब आर्टिकल 9 रुक जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? आपके विचार व्यक्त करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। बात समझ में आया? आपके ऊपर किसी ने अटैक किया, यानी कि एक्सटर्नल अटैक और वॉर, ये दो सिचुएशन हो गई, एंड ये हो गया आर्म्ड रिबेलेशन। इन स्थिति के अंदर यदि आपके साथ ऐसा होता है तो पहली दो कंडीशंस पर बेटा, इस पर मल्टीपल टाइम सवाल पूछा गया है, मल्टीपल टाइम, कि आर्टिकल 368 358 के तहत आर्टिकल 19 रुकता है कि नहीं रुकता। केवल एक कंडीशन है, समझ में आ गया? और वो क्या निकल के आ गई? आर्टिकल 19 का रुकना। अब दूसरी स्थिति बनती है, सर ये आर्म्ड रिबेलिशन हो तो क्या होगा? तो भैया आर्म्ड रिबेलिशन होगा तो आर्टिकल 19 नहीं रुकेगा। अब कईयों को दिमाग में झन्नाटा आ गया, सर आर्टिकल 19 है क्या, हम तो भूल गए।
हम तो सर भूल गए ये आर्टिकल 19 क्या होता है, अभी बताते हैं भाई। आर्टिकल 19 का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपके वाक और अभिव्यक्ति यानी कि जो आपकी एक्सप्रेशन और स्पीच की फ्रीडम है वो, आपकी घूमने की स्वतंत्रता, आपके कहीं पर जाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, कहीं जाकर के रहने की स्वतंत्रता, मेरे प्यारे साथियों ये होती है आर्टिकल 19। कहने का मतलब हुआ यदि युद्ध और बाह्य आक्रमण के केस में आपातकाल लगता है तो ना तो अखबार में कोई भी बात बिना सरकार से पूछे लिखी जा सकेगी। ध्यान से समझना, कितनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, और समझ में आ जाए तो थम्स अप करना। यदि युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण आपातकाल लगा तो अखबारों में भी जो बातें लिखी जाएंगी वो सरकारों से पूछकर लिखी जाएंगी। बोलो, मुद्दे की बात समझ में आई कि नहीं आई कि अब क्या लिखना है ये। दूसरा, आप कहीं पर भी इकट्ठा होकर के ना तो रैली कर पाएंगे ना ही सरकार के खिलाफ कुछ बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय सरकार को सबसे अधिक आवश्यकता किस बात की है? सरकार को आवश्यकता है पूरे देश को एक करने की। यदि कोई भी व्यक्ति अपने सोशल मीडिया पर उस समय सरकार के विरोध में कुछ बोल रहा हो जिससे कि सरकार का मानना हो कि देश के अंदर आत्मबल टूट रहा है, जैसे आप लोगों ने आजकल एक चीज बड़ी कॉमन देखी होगी, आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो तो तुरंत उसके विरोध में चार मतलब क्या बोलूं उनको, वो निकल करके बाहर आ जाएंगे, है ना। तो कैसे, जैसे मान लीजिएगा कि हाल ही में सरकार ने, मैं ये नहीं बताता अच्छा है कि गंदा है, लेकिन मैं इतना जरूर बताता हूं कि लोगों में मोटिवेशन भरने के लिए सरकार ने एक बहुत बढ़िया काम ये किया था कि अपने जितने भी स्वास्थ्य वर्कर्स हैं उनके सम्मान में तालियां और ढोल नगाड़े और जो भी जो बजना था वो सब बजवाए थे। याद है आप लोगों को? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जब बजवाए थे तो बजवाने के विरोध में बहुत सारे लोग निकल आए। कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, बजाने से क्या हो जाएगा, आपको ये किट लगानी चाहिए, आपको यूं करना चाहिए, मतलब विरोध करने के नाम पर आप कुछ भी बोल रहे हैं। एक बार के लिए ये नहीं सोच रहे कि ये किस मकसद से किया गया है। आप खुद से देखिए, मैं अपनी बात बताता हूं, पता नहीं आपके अंदर क्या फीलिंग रही होगी। मैं जहां निवास करता हूं वहां आसपास से बड़ी अच्छी आवाजें आ रही थी। मुझे ये फील हो रहा था कि लोगों के अंदर इस भाव से एकता का संचार हो रहा है, सबको ये लग रहा है कि हम सब लोग एक हैं इस प्राकृतिक आपदा की क्षण में। मुझे नहीं पता आप उसको कैसे देखते हैं, ये फीलिंग मेरी पर्सनल थी और मैंने सबको करते देखा। और कई जगह तो मैंने ऐसे भी देखा कि विपक्ष के नेता भी इस काम को कर रहे थे। शरद पवार जो काफी अच्छे विपक्षी हैं वो भी इस घंटे को बजा रहे थे, ताकि जो सम्मान व्यक्त करने का कार्य था वो अच्छे से हुआ। और मेरे साथ देशवासियों, ऐसा केवल यही नहीं हुआ, आपके ब्रिटेन में भी यही काम हो चुका है, इटली में भी यही हो चुका है, स्पेन में भी हो चुका है। क्योंकि इस समय आपको बचा कौन रहा है? बचा भाई वही लोग रहे जिनकी सम्मान में आपने ताली और नगाड़े बजाए। लेकिन कुछ लोगों ने मीडिया पर कुछ ना कुछ उगल दिया, सोशल मीडिया पर। इसी को कहते हैं आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी। अगर इमरजेंसी लग जाए तो ये अभिव्यक्ति की आजादी छिन जाएगी। छिनने का मतलब है कि आप इस तरह का कोई भी कमेंटबाजी नहीं कर पाएंगे, आपको रोकना पड़ेगा। क्या आपको अब समझ में आया आर्टिकल 19 क्या है? क्या आपको मेरी बात समझ में आई आर्टिकल 19 क्या है? लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह हुआ, सशस्त्र विद्रोह हुआ तो आर्टिकल 19 नहीं रुकेगा। क्यों भाई? क्योंकि अब आपको आर्मी के खिलाफ लोगों को इकट्ठा करना होगा। आर्मी की संख्या तो फिर भी 16-17 लाख है, आपको उसके खिलाफ लोगों में जागृति लानी होगी, तो आपको लोगों को इकट्ठा करना होगा। यदि आपने उस समय इमरजेंसी लगा दी तो फिर कैसे लोगों को इकट्ठा करोगे? इस तरह से याद करना कि कभी भी सशस्त्र विद्रोह अगर होगा तो आर्टिकल 19 करटेल नहीं होगा। आपको ये बात अब ऐसे याद, अरे सशस्त्र विद्रोह का मतलब हुआ, फजील कुमार पूछ रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे? इसका मतलब हुआ आर्मी जो है वो खुद हथियार लेके बाहर आ गई कि हम अपना शासन चलाएंगे। अरे सेना का शासन समझ लो, सेना ये कहते कि हमें भारत के अधीन नहीं रहना, हम अपना शासन मानते हैं, ये होता है सशस्त्र विद्रोह। अब समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज बचती है अब आर्टिकल 359। अब आप पूछेंगे इसमें क्या होता है? बेटा 352 के बाद जो 300 ये है 359 है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने एक आदेश के द्वारा अन्य सभी मूल अधिकारों को रोक सकता है। ध्यान से सुन लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। राष्ट्रपति अपने एक आदेश के द्वारा अन्य सभी मूल अधिकारों को रोक सकता है सिवाय दो के। कौन कौन से? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 नहीं रुकेगा। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 नहीं रुकेगा, बाकी सभी आर्टिकल रोके जा सकते हैं। जैसे विधि के समक्ष समता, समानता का, अस्पृश्यता का अंत का, उपाधियों के अंत का, ये जितने भी हैं, शिक्षा के अधिकार का, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का, जो भी अधिकार है उन सबको रोका जा सकता है। आपका दो अधिकार जो है वो कंटेन नहीं होगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? ये लेकिन राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा होता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना बेटा, एक बहुत बढ़िया सवाल बता रहा हूं। इस बार आरएएस मेंस में, ध्यान से सुनना, मैं इसीलिए कह रहा हूं, जो भी ये पढ़ाई होती है आपको लगता होगा कि गुरुजी आपको ये सब चीजों का थोड़ा बहुत जो अंदाजा है ये कैसे है। आरएएस मेंस में 2018 के मेंस में 5 नंबर का सवाल इन दो के बीच में अंतर का ही पूछा गया था। इन दोनों के बीच अंतर बताइए, आर्टिकल 358 और 359 के बीच अंतर बताइए। ये राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मेंस के अंदर सवाल था। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अरे बोलिए, समझ में आ गया? इसलिए कह रहा हूं, ये जितनी भी तैयारी है ना आपकी, ये तैयारी काम आएगी जब कभी कोई अच्छा एग्जाम लिखोगे, तब क्लियर हो जाएंगी ये सब बातें, ठीक है? अब एक बात और बताता हूं साथियों, एक बात बताओ, मैं बार बार राष्ट्रपति राष्ट्रपति कर रहा हूं, राष्ट्रपति कोई भी काम करता कैसे होगा? मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूं, फिर आपको यहां पर ऐसा लगने लगेगा कि सर इसका मतलब तो ये हुआ कि राष्ट्रपति जो भी काम कर रहा है वो राष्ट्रपति ही सर्वसर्वा हो गया। कई बार, अब मेरे कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार तैयारी शुरू की होगी, तो वो उनको क्या लगेगा कि साहब फिर तो राष्ट्रपति ही सर्वसर्वा हो गया। चलिए, तो इसी के ऊपर मैं एक सवाल पूछता हूं। राष्ट्रपति कार्य करता है
किसकी सलाह पर? ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 पीएम की सलाह पर, नंबर 2 ए तो है पीएम की सलाह, नंबर बी मंत्रिमंडल की सलाह, मंत्री परिषद को बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नंबर सी कैबिनेट की सलाह पर, और नंबर 4 संसद की सलाह पर, पार्लियामेंट तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, चलिए लोकसभा लिख देते हैं, लोकसभा की सलाह पर। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। डी आपसे सवाल पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति इन जनरल भी जब भी कार्य करता है, यानी कि अगर मान लो आज भी राष्ट्रपति को कहीं जाना है, कुछ साइन करना है, इनमें से वो किसकी सलाह पर कार्य करता है? बताइए। अब देखिए 35% लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए 35% लोगों को लगा कि प्राइम मिनिस्टर जैसा कहता है वैसा होगा, और मतलब 40% लोगों के आसपास आंसर जो था वो मंत्री परिषद था, कैबिनेट जो था वो कुछ लोगों का था, और लोकसभा कुछ लोगों का था। मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर इज मंत्री परिषद। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगा, ये वाली बात भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 में लिखी हुई है। दोबारा से बोल रहा हूं, भारत के संविधान का। आप लोग कह रहे थे ना मुझसे कि सर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ाना, कमेंट में एक बार यही बता दो, इतने दिनों में हमने अभी जो पॉलिटी चल रही है तकरीबन कितने आर्टिकल पढ़ लिए होंगे? मेरे हिसाब से 25-30 तो हो गए होंगे। जो इंपॉर्टेंट आप कहते हैं कमेंट में बता दो, हुए हैं कि नहीं हुए? कम से कम 25-30 तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने यही कर लिए, यही पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा हूं मैं, आर्टिकल 74 कहता है कि सर राष्ट्रपति जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर कार्य करता है। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, फिर से सवाल पूछता हूं कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा, ध्यान से सुनना, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा लिखित सलाह के आधार पर करता है, लिखित सलाह के आधार पर, यानी कि रिटर्न में एडवाइस चाहिए, लिखित सलाह के आधार पर करता है, किसके? ये चारों ऑप्शन फिर से एबीसीडी आपके सामने एक्टिवेट कर दिए। आंसर दो भाई, राष्ट्रपति किसकी लिखित सलाह के आधार पर आपातकाल की घोषणा करता है? बहुत बढ़िया सवाल है। जो लोग पढ़े हुए हैं कम से कम एक बार तो थम्स अप कर दो कि गुरुजी सवाल जबरदस्त पूछा है। आपातकाल तो खूब पढ़ा होगा आपने, लेकिन पढ़ा है तो थम्स अप करके बता दो कि सवाल तो भैया जबरदस्त है। आपको पता है रमेश कुलदीप का आंसर सही है, लगभग 20% लोगों का आंसर सही है। द राइट आंसर इज कैबिनेट की सलाह पर। ध्यान से समझना, ये सवाल मैंने गुगली फेंकी ही इसलिए थी। क्यों फेंकी थी? ध्यान से समझना बेटा, इसलिए फेंकी थी क्योंकि पहले मैंने आपसे ये कहलवा लिया कि राष्ट्रपति किसके आधार पर कार्य करता है, तो आप कहां फंसे? मंत्री परिषद को क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दूसरा सवाल मैंने क्या फेंक दिया आपके सामने? कैबिनेट। आप कंफ्यूज तो होने ही थे, क्या आप फंस गए कि नहीं फंस गए ना? मतलब समझ में आया? अब सवाल बनता है, तो गुरुदेव ये बताओ फिर मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में क्या अंतर है? ये तो सवाल आना ही था, आपको ये सवाल पूछना नहीं था, ये तो आना ही था अपने आप से। क्यों आना था अब वो समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। मंत्री परिषद 2 लोगों से मिलकर बनी होती है। किन किन से? कैबिनेट मिनिस्टर से, राज्य मंत्री से, उप मंत्री से, और भी थोड़े बहुत लोग मिला दो चलो, उप मंत्री से, संसदीय सचिव से, इन लोगों से मिलकर के बनी होती है आपकी क्या? मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन कैबिनेट अपने आप में इसका एक हिस्सा है जो प्रधानमंत्री के जस्ट नजदीक रहता है, जिसमें एकदम मंत्री पद जिनको दिया जाता है वो उपस्थित होते हैं। अरे बोलिए, हम सब करिए, कुछ समझ में आया हो तो? केवल मंत्री होते हैं। माइंड ब्लास्ट हो गया ना? चलिए, तो फिर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। सवाल यह है, आपको बताना है कि भारत के संविधान में जो संविधान लिखा गया था, उस संविधान में मंत्री परिषद, ये जो शब्द है मंत्री परिषद, ये शब्द यस और नो में आंसर देना कि क्या संविधान के अंदर लिखा हुआ है? जैसे राष्ट्रपति संविधान में लिखा हुआ है, ऐसे मंत्री परिषद जो शब्द है क्या ये संविधान में लिखा हुआ है? यस और नो में आंसर दीजिए। देखो बेटा, बहुत सारे लोगों का दिमाग हो चुका है, फट चुका है। ठीक है, आप ही सवाल करा रहे हैं, छोड़ेंगे अभी, रुक जाओ। ठीक है बेटा, 51% लोगों का आंसर गलत है। क्या है अब समझ जाइएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेरे प्यारे साथियों सुना होता आपने ढंग से, तो अनुच्छेद 74 में बोला तो है मैंने कि राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिसाब से ही कार्य करेगा। यही तो बोला है मैंने, सुना किसने? मैंने बोला है मंत्री परिषद के हिसाब से काम करेगा। कि क्या संविधान में लिखा हुआ है? चलो अगला सवाल बताओ। भारत का जो मूल संविधान था, जो संविधान सभा ने बनाया था, उसमें कैबिनेट लिखा हुआ था क्या? भारत का जो मूल संविधान था। अब आप कहेंगे सर कि आप सवाल इसलिए पूछ रहे हो ताकि हम गलत करें।
अरे कुछ सीख जाओगे, बाद में दुआई दोगे कि सर फंसा दिया, नहीं था, हमने समझाया था। शिवांशी गुगली नहीं है बेटा, रियलिटी है ये। दे आंसर। मेरे प्यारे साथियों, भारत का जो मूल संविधान बना था ना, उसमें कैबिनेट शब्द ही नहीं था, उसमें कैबिनेट शब्द ही नहीं था। फिर बोले ये कब आया? ये आया 1978 में, 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में भारत के संविधान में पहली बार जोड़ा गया था शब्द, कौन सा? कैबिनेट। कुछ समझ में आया? राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा कैबिनेट की लिखित अनुशंसा के आधार पर करना पड़ेगा, यानी कि रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट, यानी कि प्रेसिडेंट विल प्रोक्लेम इमरजेंसी ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट। समझ में हो गया? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वर्ष जो 1975 के अंदर जो आंतरिक अशांति के आधार पर फखरुद्दीन अली अहमद के समय पर जो इंदिरा गांधी ने ये लगाया था इमरजेंसी, इस इमरजेंसी को लगाते समय इंदिरा गांधी जी ने फखरुद्दीन अली अहमद को केवल बोला था कि जाओ बेटा इमरजेंसी लगा दो, और इन्होंने इमरजेंसी लगा दी, यानी कि कैबिनेट को बाद में पता चला इमरजेंसी पहले लग गई। इसी कारण से मेरे प्यारे साथियों, इस जगह को तानाशाही कहते हैं। तानाशाही शब्द क्यों कहा गया इस चीज को? 1975 में लगी इमरजेंसी को रीजन था मेरे प्यारे भाइयों, क्योंकि इस काम को करने में प्रधानमंत्री ने किसी से सलाह ही नहीं ली, राष्ट्रपति से कहा जाओ जाके इमरजेंसी बोल दो, लग गई है। अब आया कुछ समझ में? क्लियर हुआ? चलो, तो इमरजेंसी के बारे में आपको बहुत कुछ पता चल गया। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर डिटेल में मेरे साथ पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स, कोई से भी एसएससी एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हो, रेफरल कोड लगाओ अंकित 10 और क्लास में पहुंच जाओ। ठीक है? क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो सुन लो। फायदा तो ये है कि एकदम जीरो से हीरो बना रहा हूं, बेसिक से टॉप पर लेके जा रहा हूं, जीरो के ग्राउंड से। और हाँ, अब शुरू कर रहा हूं मैं इसमें मैपिंग, जिनको सीखनी है आ जाना, मैपिंग सिखाऊंगा अब मैं ज्योग्राफी में। कल से मैपिंग की क्लास शुरू हो रही है, ज्योग्राफी में ज्वाइन कर लो। वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है, मैपिंग पढ़ा रहा हूं, जो क्लास पहले निकली है वो सारी मिल जाएंगी।